नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे विषय में गहराई से उतरने वाले हैं। ये एक प्राचीन आयुर्वेदिक तरीका है जिसे नस्य विधि कहा जाता है। तो चलिए एक पुराने ग्रंथ के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि हजारों साल पहले नाक के जरिए दवा कैसे दी जाती थी। अब देखिए, सवाल यह है कि क्या सच में सेहत का रास्ता नाक से होके जा सकता है। आयुर्वेद नाम की जो हमारी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, वो कहती है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और सिर्फ कहती नहीं है, बल्कि इसके लिए एक पूरा एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका भी बताती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये थेरेपी है क्या, फिर इसके दो मेन हिस्से कौन से हैं, इसे करने के तरीके क्या क्या हैं, और हाँ, सही समय और सही इंसान का चुनाव क्यों इतना जरूरी था। फिर हम देखेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे थी और आखिर में ये काम कर भी रही है या नहीं, ये कैसे पता चलता था। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये प्राचीन ग्रंथ आखिर इस थेरेपी के बारे में कहता क्या है। देखिए, ग्रंथ की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी सी परिभाषा से। नस्यम मतलब नाक के जरिए दी जाने वाली दवाई। बस, इसका एक और नाम भी है, नावनम। तो बेसिकली ये नाक से दवा देने का एक तरीका है। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? लेकिन यहीं से कहानी मजेदार होनी शुरू होती है, क्योंकि ये जो सिंपल सा दिखने वाला तरीका है ना, ये असल में दो एकदम अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, और दोनों का मकसद भी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। तो ग्रंथ में एक बहुत ही फंडामेंटल सा फर्क बताया गया है। एक तरफ है रेचन, इसका सीधा साधा मतलब है सफाई, शरीर से फालतू चीजों को बाहर निकालना, समझ लीजिए एक तरह की डिटॉक्स थेरेपी। और दूसरी तरफ है स्नेहन, इसका काम है पोषण देना, शरीर को मजबूत बनाना। तो एक है सफाई करने वाला और दूसरा है ताकत देने वाला। अच्छा, तो ये जो रेचन यानी सफाई वाली प्रक्रिया है, ये खास तौर पर उन बीमारियों के लिए थी जो कफ के बढ़ने से होती हैं। अब कफ का मतलब अगर आज की भाषा में समझें तो शरीर में भारीपन, बलगम, कंजेशन, इस तरह की चीजें। तो जैसे सिरदर्द हो गया या साइनस की दिक्कत, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल होता था। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो पोषण देने वाली विधि थी, मतलब स्नेहन, वो उन लोगों के लिए थी जिन्हें ज्यादा मजबूती की जरूरत थी, जैसे बच्चे हो गए या जो लोग थोड़े कमजोर या दुबले पतले हों। तो अब तक हमने दो रास्ते देखे, सफाई और पोषण। चलिए अब और अंदर चलते हैं, क्योंकि ये दोनों रास्ते भी आगे जाकर और भी स्पेसिफिक तरीकों में बंट जाते हैं। और ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना डिटेल्ड था। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ है गहरी सफाई, जिसके लिए एक 6 इंच की नली से जड़ी बूटी का पाउडर नाक में फूंका जाता है, मतलब काफी इंटेंस होगा ये। और दूसरी तरफ है रोज का पोषण, जिसके लिए तेल की सिर्फ 2 बूंदें काफी हैं। क्या गजब का सिस्टम बनाया गया था। तो बात सिर्फ तरीकों की नहीं है, ग्रंथ इस बारे में भी बहुत बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हैं कि ये थेरेपी किसे दी जानी चाहिए और उससे भी जरूरी कब दी जानी चाहिए। और नियम काफी सख्त थे। यहाँ पे दोष का कॉन्सेप्ट आता है। आपने सुना होगा वात, पित्त, कफ। आयुर्वेद के हिसाब से ये शरीर की 3 मेन एनर्जीज हैं, और ग्रंथ ये कहता है कि दिन के अलग अलग पहर में अलग अलग दोष डोमिनेंट होता है। तो दवा भी उसी हिसाब से दी जानी चाहिए, मतलब सुबह कफ के लिए, दोपहर में पित्त के लिए और शाम को वात के लिए। और देखिए, क्या करना है से ज्यादा जरूरी शायद ये था कि क्या नहीं करना है। इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कि नस कब बिल्कुल नहीं करना, जैसे खाना खाने के तुरंत बाद नहीं, या अगर कोई गुस्से में है, दुखी है, तो भी नहीं। ये बात साफ करती है कि इसे कितनी संजीदगी से लिया जाता था। ये कोई आम घरेलू नुस्खा नहीं था। उम्र को लेकर भी एक बहुत क्लियर कट रूल था। ये थेरेपी सिर्फ 8 से 80 साल की उम्र के लोगों पर ही की जा सकती थी, मतलब ना बहुत छोटे बच्चों पर और ना ही बहुत ज्यादा उम्र के बुजुर्गों पर। अच्छा, तो अब आते हैं असल प्रोसीजर पर। और ये किसी अनुष्ठान से कम नहीं था। ग्रंथ में इसे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल वैसे ही समझाया गया है जैसे आज कोई मेडिकल प्रोटोकॉल होता है। तो ये सिर्फ नाक में दवा डाल देना नहीं था। देखिए, पहले तो कमरा तैयार होता था जहां हवा ना लगे, फिर माथे और गर्दन पर भाप दी जाती थी, फिर मरीज को एक खास पोजीशन में लिटाया जाता था, सिर थोड़ा पीछे, आंखों को कपड़े से ढका जाता था, और तब जाकर गर्म दवा की एक धार नाक में डाली जाती थी। और आखिर में अगर कुछ दवा मुंह तक आ जाए तो उसे थूकना भी होता था। मतलब एक एक स्टेप पहले से तय था। और मरीज के लिए भी सख्त हिदायतें थीं। दवा जब दी जा रही हो तो सिर नहीं हिलाना है, गुस्सा नहीं करना, बोलना नहीं है, हंसना भी नहीं है, एकदम शांत, एकदम स्थिर,
ताकि दवा अपना असर ठीक से दिखा सके। ठीक है, प्रक्रिया तो हो गई, पर ये काम कर भी रही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? कमाल की बात तो ये है कि ग्रंथ में इसका भी जवाब है। इसके भी बिल्कुल साफ साफ लक्षण बताए गए हैं। तो देखिए, अगर दवा सही तरीके से दी गई है तो दिमाग में हल्कापन महसूस होगा, इंद्रियां साफ महसूस होंगी। लेकिन अगर दवा कम रह गई तो सिर में खुजली या भारीपन हो सकता है। और अगर ज्यादा हो गई तो मामला और गड़बड़ हो सकता है, जैसे सिर में खालीपन का एहसास। मतलब सही, कम और ज्यादा तीनों के नतीजे बिल्कुल अलग अलग थे। सोचिए, एक प्राचीन ग्रंथ के सिर्फ एक चैप्टर में इतनी ज्यादा डिटेल, इतनी बारीकी, ये सच में हैरान करने वाली बात है। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है कि हमारे अतीत में ऐसे और कितने ज्ञान के खजाने छिपे होंगे जिनके बारे में शायद हम जानते भी नहीं। कितना कुछ होगा जिसे अभी भी खोजना बाकी है।